बच्चों नमस्कार। आज हम देखते हैं आरएस में जो पूछे गए थे रीजनिंग के क्वेश्चन, उनकी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कौन कितना क्या प्रोग्रेस करता है या कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए, वो आप इससे मैच करा सकते हो भाई। तो चलते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ भाई कि हाँ, इसमें देखो जो आरएस के एग्जाम से पहले मैंने 2-3 दिन पहले जो क्लास ली थी, मैं कह रहा हूँ भाई हूबहू सेम क्वेश्चन उठ के आया है और उसमें से कम 4 क्वेश्चन सेम टू सेम आए। मैंने लॉजिकल रीजनिंग आपको कराई थी, कथन एजम्पशन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी और सेम टू सेम क्वेश्चन उसी बेस पर आए हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा उस दिन में ऐसा सेम क्वेश्चन कराया था भाई। स्टेटमेंट लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने का नियम कठोरता से पालन करवाना चाहिए क्या? कथन कह रहा है भाई क्या कह रहा है भाई, मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए क्या? तर्क दिया जा रहा भाई। देखो तर्क मैंने उस दिन भी बताया था, आपको फिर बता रहा हूं। तर्क होता है हाँ में और ना में, तर्क होता है हाँ में और ना में। हम देखते हैं भाई तर्क हाँ में या ना में किस प्रकार से दिया होता है। ये कह रहा नहीं, ये इसके विरोध में है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसे उसके विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ये तर्क भाई सही नहीं है, अनुचित तर्क है, उचित तर्क नहीं है। क्यों? अगर विवेक पर छोड़ दें, अगर जैसे सपोज करो कोई इसको छूट दे दें भाई, अपने विवेक के हिसाब से आप हेलमेट लगा सकते हो, इतने समझदार हैं। अगर एक्सीडेंट होते हैं तो उसके लिए सरकार को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। और इससे क्या है कि सामाजिक स्थिति भी बदतर होती है। तो इसके कारण इस तर्क को हम सही नहीं मान सकते। दूसरा, हाँ ये सपोर्ट कर रहा है, यह नियम है कि नियमों का पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल, जो नियम बना हुआ है उसका पालन कड़ाई से करना चाहिए भाई, करवाना भी चाहिए। तीसरा कह रहा हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। बिल्कुल, ये सपोर्ट भी बिल्कुल सही है, ये तर्क बिल्कुल सही है। नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, बिल्कुल गलत है भाई। तो मैं कहूँगा आंसर तर्क नंबर 2 और 3 इसके सपोर्ट में है, तो केवल 2 और 3 नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई आगे तरफ चलते हैं। एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है। देखो ये ना कहे तो भी ऐसा सिस्टम होता है इसमें कि जो स्टेटमेंट दिया होता है उसको हमेशा सत्य मानते हैं। जो कह दिया वो कह दिया, फाइनल बात है। उसमें अपन खुद की तरफ से कुछ ऐड या उसमें से घटा नहीं सकते। कथन क्या दिया हुआ भाई, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। कथन किया गया भाई कि आजकल जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए उत्तम विकास, अच्छे विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है। बिल्कुल धुन सवार है, तभी तो कितनी भी फीस देने के लिए तैयार हैं। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा, आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। ऊपर कथन से ये कतई सिद्ध नहीं हो रहा कि भाई जो माता पिता हैं वो पैसे वाले हैं। इसका मतलब ये इसके अलग से लिखा गया है, तो इसका मतलब केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। आंसर नंबर 1 आएगा भाई। तीसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन का प्रश्न का उत्तर दें। कथन मैंने कार्रवाई कराई थी, बहुत अच्छी तरह से कराई थी, और सेम टू सेम तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि शब्दों का फेरबदल है, पर बिल्कुल हूबहू ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लासों में कराए हुए हैं भाई। और पतंजलि की अगर आप सीट में देखोगे तो भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और क्लासों में कराए हुए हैं हमने, ऑफलाइन भी, और जो एग्जाम से 2-3 पहले जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें भी हमने कराए हुए हैं। कथन स्टेटमेंट कह रहा है पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है साहब। कार्रवाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए? सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। बिल्कुल सही बात है, पहली कार्रवाई सही है, उचित है। देखो कार्रवाई का आंसर हम देते कैसे हैं, कार्रवाई होती है एक उचित और एक अनुचित, ठीक है ना। अब जो अनुचित कार्रवाई होती है ना उसको गलत मानते हैं अपन, जो आंसर देते हैं वो केवल उचित कार्रवाई का ही आंसर दिया जाता है। सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर दिया जाना चाहिए। इंस्टेंट जो भी काम किया जाता है वो कार्रवाई थोड़ी अनुचित मानी जाती है। ये कार्रवाई तो है पर अनुचित है, इसीलिए इसको कार्रवाई नहीं माना जाएगा। सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। बिल्कुल, ये जनता को रोक थोड़ी सकती है भाई ना, इसके कामकाज को नहीं रोक सकती। तो ये बिल्कुल जो तर्क है, ये कार्रवाई है जो बिल्कुल अनुचित है। तो कार्रवाई नंबर 1 केवल फॉलो करती है, तो आंसर आएगा केवल 1।
चलो भैया आगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन सबसे बढ़िया आया था भाई, बढ़िया क्वेश्चन आया था। इसमें थोड़ा सा यही एक क्वेश्चन ऐसा था रीजनिंग के आरएस में, पहले जो 4 5 6 सवालों का रहता था एग्जाम में, आजकल आज की डेट में जो एग्जाम हुआ था आरएस का, जो भी 2-3 दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आए भाई। 12 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो दिमाग खर्च हुआ होगा या सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग वाला सवाल होगा वो यही था रीजनिंग का। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी होगी। क्या कह रहा भाई? विभिन्न अक्षरों को 1 से लेकर 9 तक प्रदर्शित किया गया है। 9 अक्षर हैं, 1 से लेकर 9 तक प्रदर्शित किया गया है। किसी को कोई सा भी नंबर मिल सकता है, यह आपको तय करना है। जो इस प्रकार है कि प्रत्येक m + n + p, सुने, m + n + p, p + q + r, r + s + t और t + u + v का क्या करा? 13 के बराबर है, सब 13 के बराबर है, बिल्कुल सब 13 के बराबर है। ठीक है, तो r को किस अंक से प्रदर्शित करता है? मैं फिर कह रहा हूं ये टाइम टेकिंग सवाल था, इसमें थोड़ा सा टाइम खर्च हुआ होगा, तो मैं सीधे आंसर की बात करूंगा। आर को इसमें भाई क्या, जैसे एक एक को ट्राई करेंगे तो फिट किस पे बैठेगा? 4 पर बैठेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो इसने सिस्टम जो जमाने का जो पैटर्न लिया है वो कैसे किया है, उसने खुद ये ले लिया है पैटर्न। एम एन पी इसका मतलब 13, पी क्यू आर इन सब का मतलब 13 होना चाहिए, जोड़ सम ऑफ ऑल लेटर्स कितना होना चाहिए भाई? 13, 13। आर एस टी ये भी 13 आएगा और टी यू भी ये भी कितना आएगा? 13। तो अगर आर को मैं 4 मानूं, कितना मान लूं? 4। अब देखो टोटल 13 होना चाहिए, इसका योग होना चाहिए 13। 13 में से 4 ले लिया, बिल्कुल, बचे कितने? 9। कितने बचे भाई? 9। तो इन अंकों को मुझे, इन अक्षरों को अंक देना है और ऐसे देना है इनका सम 9 हो जाए। तो अगर मैं इसको कितना दे दूं भाई? 7 दे दूं और इसको 2 दे दूं, कितना दे दूं? 2। तो 7 4 11 और 2 13, इनका बैठ गया 13। ठीक है, अब इनका 13 बैठाना है मुझे, तो देखो 13 में से 2 तो हो गया, 13 में से 2 हो गया, बचा कितना? 11। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 11। तो इसका 5 दे दूं और इसका 6 दे दूं, चाहे इसका 6 दे दो 5 दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 और 5 11 और 2 13 हो गया भाई। ठीक है, अब इनका 13 बैठाना है मुझे, तो 13 में से 4 तो हो गया, बिल्कुल। अब 13 में से 4 जाएंगे तो बचे कितने? 9। कितने बचे? 9। तो 9 बैठाना है इसका और इसका योग, तो इसको मैं 8 दे दूं और इसको 1 दे दूं, तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नंबर डाल के, यहाँ कुछ नंबर डाल के इनका सम कितना होना चाहिए? 13। अब यार कितने अंक बचे 1 से लेके 9 तक? एक तो बचा है मेरे प्यारे बच्चों 9 और एक बचा है 3, तो 9 और 3 12 और ये कितना? 13। बैठ गया, कोई रिपीटेशन नंबर यूज हो नहीं रहा, तो इसका मतलब r बराबर 4 रखें तो ये पूरा जो मैट्रिक्स टाइप में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, या फिर एक मैं कह सकता हूँ बौद्धिक क्षमता वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिट बैठता है। तो r बराबर कितना आएगा इसमें? 4। और किसी पर आप अप्लाई करोगे तो रिपीटेशन होने लग जाएगा किसी भी नंबर का, पर वो फिट नहीं बैठेगा। ठीक है भाई, चलो आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। दिए गए चित्र में आयत और वर्गों की कुल संख्या क्या है भाई? आयत, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स मैंने कराए थे और इतने अच्छी तरीके से कराए थे। मैंने कहा था इजी क्वेश्चन आएगा पेपर में, और इजी ही आया है, जो कराया था उसी में से पूछा गया है। मैंने आपको तरीका बताया था कि ये अगर रेक्टेंगल्स अगर हमें काउंट करने हैं, और ये भी बताया था कि जब भी रेक्टेंगल्स हम काउंट करते हैं तो स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल्स, वर्ग प्लस आयत, दोनों को काउंट करते हैं जब आयतों की संख्या पूछता है। ठीक है ना? तो मैं इसमें देखता हूँ भाई कितने आयत होंगे, तो 1 2 3 4, ये 5 और ये कितना? 6, ये 7 और ये कितना? 8 और ये पूरा कितना? 9। तो 9 का पेयर है, बिल्कुल। या मैंने तरीका भी बताया था आपको, नंबर डालो, जब भी आयत निकालने हो नंबर डालेंगे, उनका सम कर दो, 2 और 1 3 और 2 और 1 कितना? 3, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, तो इसका मतलब 9 का पेयर है। तो ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 9 का दे रखा भाई, कितने का? 9 का। ये 9 का पेयर है। बड़ा वाला पेयर जो दे रखा है ये भी 9 का ही होगा, बिल्कुल। 9 9 18 आयत तो हो गए इसमें, एक्स्ट्रा कितने हैं इसके होने के कारण? तो एक तो ये एक्स्ट्रा बन रहा है, ये वाला देखो, ये 19 और ये 20 और ये पूरा कितना? 21। तो इसका मतलब इसमें कितने आ रहे हैं? 3। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। 21 इसका आंसर, 21, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सारे स्टूडेंट करके आए होंगे। 12 क्वेश्चन में से हर किसी के 11 क्वेश्चन तो हुए ही होंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल था, किसी के अगर थोड़ा सा लक काम कर गया होगा, किसी ने अगर इंस्टेंट 4 ले लिया होगा तो वो एक ही बार में बैठ गया होगा, एक बार में नहीं तो 2 बार में बैठ गया होगा, पर बैठ गया होगा भाई। चलो 116वां 17वां क्वेश्चन देखते हैं।
जो गैप आ रहा है यहाँ 100 देखें 115 और इसके बाद 117, तो 116वां जो क्वेश्चन था वो शायद मैथ का था, अपन केवल रीजनिंग के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है भाई, दिए गए चित्र में ये जो चित्र दिया हुआ है आयत पुरुषों को ये मेल को शो कर रहा है भाई, त्रिभुज शिक्षितों को ये शिक्षित, ओके। अब क्या कह रहा है, व्रत शहरी को, व्रत किसको भाई, शहरी को, व्रत शहरी को, और वर्ग सरकारी कर्मचारी को, जो वर्ग है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सरकारी कर्मचारी को, ठीक है सब। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, शिक्षित पुरुष, सुने शिक्षित मतलब ट्रायंगल त्रिभुज, तो 4, 11 और 5 नंबर है, पुरुष होना चाहिए, तो 5 नंबर पुरुष में नहीं है, पुरुष मतलब रेक्टेंगल आयत, इसका मतलब 5 आउट हो गया उसमें से, अब बचे 4 और 11। क्या कह रहा है, शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं हो। अब ये शहरी है ना, ये सर्कल जो है ये शहरी का है, तो सर्कल शहरी नहीं हो तो 4 भी हट गया, तो बचा कितना, केवल 11, तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 11। दावा और कारण, ठीक क्वेश्चन था। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण आर रीजन के रूप में दर्शा गया है। दावा कर रहा है भाई सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन का चयन करने का सही दृष्टिकोण है, और इसका कारण बताया जा रहा है गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है, और उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है, ठीक है ना। देखो दायित्व मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं देखूं कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई, बिल्कुल सही बात कह रहा है, उचित बात ही कह रहा है, तो दावा सही है भाई। दूसरा कारण, गलत चुना गया व्यक्ति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर गलत हम चुनेंगे ना तो ये हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत हमने क्यों चुना, क्योंकि बात हमें ये सही करनी है, तो गलत अगर चुनते हैं तो ये हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इस चीज का जो व्याख्या कर रहा है ना, वो जो कारण है इस दावे का व्याख्या कर भी रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए। दोनों 4 आंसर आएगा, दोनों ए और आर सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या कैसे कर रहा है, गलत चुना गया व्यक्ति हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, इसीलिए सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, सही वेतन पर चयन करने को सही दृष्टिकोण है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, वीरेंद्र है वो राजेंद्र के पिता का लड़का कौन है भाई, वीरेंद्र, ओके। इसका मतलब दोनों भाई हो गए। राजेंद्र की बुआ मंजू है, राजेंद्र की बुआ, इसका मतलब इसके पिता की बहन होगी मंजू, ठीक है। आदर्श मंजू का पति, आदर्श कौन है भाई, पति, आदर्श पति है तो प्लस है। और प्रकाश का दामाद, ये जो आदर्श है वो दामाद किसका है, प्रकाश का, तो दामाद मतलब इसके पिता का नाम है प्रकाश, ठीक है। क्या कह रहा भाई, राजेंद्र से, मैंने आपको बताया था जिसके पीछे से लगा हो वो दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा, ऐसे आंसर देखते हैं अपन। राजेंद्र से प्रकाश क्या कहेगा, तो राजेंद्र है ना वो प्रकाश को क्या कहेगा, तो राजेंद्र के पिता की बहन इसकी बुआ, बुआ का जो पिता होता है वो दादा होता है, क्या होता है, दादा, इसका मतलब इसको क्या कहेगा, ये दादा कहेगा, दादा कहेगा, तो आंसर क्या आएगा भाई 4। एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं, ये भाई स्टेटमेंट और एजम्पशन का सवाल है, बहुत अच्छी तरह से कराया था, और मैंने कहा था एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, बहुत इजी भी पैटर्न है। एक बार कॉन्सेप्ट अपन का अगर क्लियर हो जाए तो आराम से इन क्वेश्चनों को ढंग से निकाल सकते हैं, एक भी क्वेश्चन बिना गलत किए हुए। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने कराया था, पतंजलि की बुकलेट में भी आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, आई बात समझ में। और ये तो बहुत अच्छी तरह से इसके हमने कार्रवाई हुआ, ये हुआ, तर्क वाला भी बताया था, तो ये क्वेश्चन तो एक भी आपके लॉजिकल रीजनिंग के तो एक भी क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। चलो भाई चलते बढ़ते हैं आगे। कथन स्टेटमेंट कह रहा ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। स्टेटमेंट कह रहा ललिता है कोई, उसके पास पुस्तकों का भाई विशाल संग्रह है और इस संग्रह को बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, नई बुक्स खरीदती रहती है। पूर्व धारणाएं, एजम्पशन क्या निकाल सकते हैं, एजम्पशन हम, ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी हैं उसने वह प्रत्येक पुस्तकें पढ़ी हैं, ये तो क्लियर नहीं हो रही बात से, केवल बात से ये क्लियर हो रही है उसके पास पुस्तक खूब सारी है और वो नई पुस्तकें उनमें ऐड करना चाहती है, संग्रह करना चाहती है, बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि उसने पढ़ी है, गलत बात हो गई।
गलत पूर्व धारणाएं। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है, बिल्कुल जुनून है तभी तो इकट्ठा कर रही है, तो इसका मतलब केवल सेकंड पूर्व धारणा अंतर्निहित है। आंसर नंबर कितना आएगा? 2। माना किसी कूट भाषा में टाइगर को, और ये QDFHS कहते हैं, मेरिट को ये कहते हैं, तो इसी कूट भाषा में फ्रोजन को किस तरह से लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का पतंजलि की सीट में मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन, और एक नहीं कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सेम पैटर्न। इतना सरल क्वेश्चन है कि ये तो भाई हर किसी से हो जाना चाहिए था, और हुआ भी होगा, उम्मीद कर रहे हैं। पर क्या कह रहा है? QDFH और S, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें यार? ये 18 17 -1, ED -1, 7 6 -1, 9 8 -1 और 20 19 -1। इसका मतलब रिवर्स हो -1 हो रहा है भाई। आगे भी देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये कह रहा मेरिट को ये लिखा जा रहा है, तो देखो T होता है 20, ये 19 है बिल्कुल, 9 8 -1 हो गया, R 18 17 बिल्कुल, 5 4 बिल्कुल, और ML बिल्कुल, यहाँ भी -1 हो रहा है। ठीक है साहब, तो इसका मतलब रिवर्स हो -1 करना है, तो रिवर्स हम करेंगे तो 14 में से 1 घटाएंगे तो M कितना बचेगा भाई? M से ये 3 ऑप्शन है, ठीक है आगे बढ़ो, और E में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? D आएगा बिल्कुल। ये कितना आएगा? Y आएगा। O में से 15 में से 1 घटाएंगे 14 मतलब N, और 18 में से 1 घटाएंगे 17 मतलब Q, और F 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 5 मतलब E। तो आंसर है MDYNQE, MDYNQE, आंसर नंबर 1। इजी क्वेश्चन था। बास्केटबॉल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जब हमने कराया था तो आपको बताया था कि वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो खुद की नॉलेज पे डिपेंड करता है, पर मैंने ये भी कहा था कि RS के एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इतना इजी पूछा जाएगा वेन डायग्राम, जो आप उसको देखते ही टिक करोगे। ठीक है, क्योंकि RS में जो रीजनिंग का जो एक लेवल होता है, क्योंकि जीके का लेवल इसमें बहुत बढ़िया आता है, तो रीजनिंग और मैथ्स हुई तो इनका लेवल थोड़ा सा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। 12 में से 1 2 क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, लेवल के नहीं आएंगे, नॉर्मल आते हैं। तो वेन डायग्राम तो वैसे भी मैंने कहा था बिल्कुल नॉर्मल आएगा। बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल के ये खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, कुछ कह रहा है तो टच कर दिया। वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, ठीक है, पर बास्केटबॉल का कोई खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। देखो ये बास्केटबॉल मान लें हम, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। अब ये कह रहा वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी हैं, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी हैं। मैं ऐसे भी बना सकता हूँ और ऐसे भी बना सकता हूँ, पर अगर वो आगे कह रहा होगा बास्केटबॉल के भी बैडमिंटन के हैं तो इससे टच होके बनेगा, नहीं तो ऐसे ही बनेगा। फिर क्या कह रहा है? बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। अगर मैं ये बैडमिंटन मानूं तो ये कह रहा बास्केटबॉल का कोई खिलाड़ी बैडमिंटन का नहीं है, तो बास्केटबॉल और बैडमिंटन बिल्कुल अलग अलग आएंगे, तो तीनों ऐसे आएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना आएगा? 3। जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती हो। किधर की ओर? पूर्व की ओर। मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है, 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखो भाई, इसको बताते समय ऐसे बताया जाता है जिससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कुछ कंफ्यूज होना ही नहीं है, हमें जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करनी, एक ही तरीके से हो जाएगा ये सवाल, कुछ भी नहीं है भाई। देखिए इधर 3:45, सॉरी कितना? 7:45। 7:45 का मतलब है ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है, तो 7:45 का मतलब है ये स्थिति बनेगी। ठीक है, अब ये कह रहा कि मिनट की सुई पूर्व दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मिनट की सुई ओरिजिनल स्थिति में ये पश्चिम है, वेस्ट है, क्या है भाई? वेस्ट। ये नॉर्थ है मतलब उत्तर है, ये पूरब है, ईस्ट है, और ये दक्षिण है, साउथ है। ये हो गई दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। ये हो गया उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है सर, ओके। अब क्या कह रहा भाई? 7:45 पर मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है, मिनट की सुई पूरब की ओर इशारा करती है, तो ओरिजिनलिटी में मिनट की सुई 7:45 पर पश्चिम की ओर इशारा कर रही है, पश्चिम की ओर इशारा कर रही है। ये क्या कह रहा है? पूरब की ओर इशारा करती है। इसका मतलब जो ये चेंज करवा रहा है ना, ये पश्चिम की ओर इशारा कर रही है, पर ये कह रहा है कि पूरब की ओर इशारा कर रही है, तो 180 डिग्री मतलब जस्ट विपरीत होने की कह रहा है, जस्ट विपरीत होने की। बस हमारा काम हो गया, यही देखना है बस हमें कि जो ये चेंज कर रहा है वो जस्ट विपरीत मतलब 180 डिग्री पे चेंज कर रहा है। ठीक है साहब, अभी क्या कह रहा है भाई कि 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा को इशारा करेगी? तो मुझे एक चीज बताओ, 7:45 का टाइम हो रहा है, 3 घंटे बाद 7 3 10, 10:45 का समय होगा बिल्कुल।
जब 10:45 का समय होगा तो 10:45 बजे घंटे की सुई, देखो 9, 10, 11, 10:45 बजे घंटे की सुई यहाँ होगी भाई, केवल घंटे की सुई को देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब मिनट की सुई थी, वो पश्चिम की तरफ थी, उसको पूरब की ओर बोल रहा था, मतलब जस्ट विपरीत कर रहा है, तो घंटे वाली सुई इधर है तो जस्ट विपरीत इधर हो जाएगी, बिल्कुल। और ये किस दिशा को शो करेगी, ये दक्षिण और पूरब, किसको, दक्षिण और पूरब, तो इसका आंसर आएगा पूरब दक्षिण। ठीक सवाल था, अच्छा सवाल था, आगे बढ़े। देखो भाई, ये आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है और मेरे प्यारे बच्चों 12 में से मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रत्येक स्टूडेंट ने 11 क्वेश्चन तो किया ही किए होंगे। अगर हम पतंजलि कोचिंग के नोट्सों की भी बात करें तो 11 के 11 क्वेश्चन हूबहू तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि शब्दों का फेरबदल रीजनिंग में होता ही होता है, अंकों का, अक्षरों का फेरबदल तो होता ही होता है। बाकी मैं कह दूं हूबहू सेम पैटर्न के क्वेश्चन सीट में दिए हुए हैं, ये हमने कराए भी है। तो अगर आपने सीट भी ढंग से की होगी या फिर क्लास में मिस नहीं हुए होंगे, अगर उस दिन जिस दिन ये टॉपिक कराए थे, तो आप 12 में से 12 क्वेश्चन भी करके आ सकते थे, नहीं तो 11 तो 100% करके आए होंगे। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक।